वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी हब। दिस इज़ राबिया हयात। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th हिस्ट्री बुक पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर, किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स, 600 BCE 600 CE। इस वीडियो लेक्चर में NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं आपको, और इस पूरे चैप्टर का जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होगा एज अ नोट मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आपका प्रिपेयर हो जाए। देखिए, आप कितनी भी PPTs और कहीं से भी देखें, जब तक आपकी NCERT की एक एक लाइन आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपके डाउट्स तब तक क्लियर नहीं होंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। किंग, फार्मर एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स, 600 BCE to 600 CE। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पहले स्टेट को समझेंगे कि 600 BCE और 600 CE क्या है। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि ये डेट कहाँ से आई, क्यों इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से 1900 BC तक चला, और 1900 BC के बाद इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। और उस टाइम पर जब इस पर बार बार अटैक्स हो रहे थे तो लोग जो है वहाँ से भाग करके हमारे इंडिया के नीचे की साइड की तरफ, यानी नदर्न या मिडल साइड में आकर के शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। उस 1920 से लेकर के उसके टाइम पीरियड के हज़ारों साल मतलब क्या हुआ, वो लोग कहाँ गए, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है जो 1500 से 600 BCE तक चला। इस टाइम पीरियड को वैदिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हिस्टोरियन को हमारे वेदाओं से पता चली थी। ये हमारा 1500 से 600 BCE तक चला। इसी टाइम पीरियड को एक टर्निंग और डेवलपमेंट पॉइंट कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, वैदिक पीरियड हमारा 1500 से 600 BC तक चला, ये 900 साल तक चला था। ये बहुत लंबा पीरियड चला था हमारा, 900 साल तक। वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BCE तक चला, यानी 500 साल। अर्ली वैदिक को हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। इसे ऋग वैदिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 500 साल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस टाइम की, यानी कि उस टाइम पर लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर कैसा था, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें ऋग वेदा, जो हमारी सबसे पुरानी वेद है, उससे पता चलता है। इस टाइम पीरियड पे जो अर्ली वैदिक टाइम का जो पीरियड था, ज़्यादातर ये रूरल सिविलाइजेशन था। मतलब इस टाइम पर लोग ज़्यादातर गांव में ही, देहात में रहा करते थे। ज़्यादा डेवलपमेंट इस टाइम पर नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन इसी टाइम पीरियड में, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड में, लोगों ने लोहे की पहचान कर ली थी, लोहे की खोज कर ली थी, जो अब से पहले नहीं हुआ था। यानी इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन मानी जाती है, लेकिन उन्होंने अभी तक उनको लोहे के बारे में पता नहीं चला था। पर वैदिक पीरियड में हमें लोहे के बारे में, उसकी पहचान हमें मालूम हो गया था, और यही था इस टाइम पीरियड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसी वजह से ये टाइम पीरियड एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। जब लेटर वैदिक हमारा स्टार्ट हुआ, जो 1000 से 600 BCE तक चला, ये 400 साल तक चला था हमारा, जिसके बारे में हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 3 वेद है। इन तीनों वेदों से हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये पीरियड हमारा 400 साल तक चला था। इस पीरियड में लोगों ने मतलब लोहे की जो पहचान जो है वो तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसके इस्तेमाल, यूजेस करना स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा डेट का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से 600 BCE को हम एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं, और ये हमारे हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर भी होने वाला है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There were several developments in different parts of the subcontinent during in the long span of 1500 years following in the end of Harappan civilization। हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के 1500 साल के बाद एक न्यू डेवलपमेंट जो है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ। तो कौन कौन से, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें पूरा इंट्रोडक्शन है, इस पूरे चैप्टर का समरी है। तो कौन कौन से डेवलपमेंट को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, तो मैं आपको वन बाय वन इन सबको बताऊँगी। तो पहला जो डेवलपमेंट है वो है ऋग्वेदा के बारे में। दिस was also the period during which is the Rigveda was composed by people living along the Indus and its tributary। मतलब ये जो टाइम पीरियड था, ये वो टाइम पीरियड था, आपको पता है कि ऋग्वेदा हमारी बहुत ही पुरानी वेद है, और ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पर ऋग्वेदा की रचना हुई, और ये लोग जो है इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज के भी साइड में रहते थे। तो फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ, ऋग्वेदा की रचना हुई। सेकेंड हमारा है
Agriculture settlement emerged in many parts of the subcontinent, including North India and the Deccan Plateau and parts of Karnataka. सेकेंड जो डेवलपमेंट है इस टाइम पीरियड में वो था एग्रीकल्चर जो है इंडिया के छोटे छोटे पार्ट्स में, नॉर्थ इंडिया में, सब इंडिया के बहुत से सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन प्लेटो की तरफ, कर्नाटका की तरफ, इन सब जगह पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया था. मतलब इससे पहले एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं था. इस टाइम पीरियड पे लोगों ने वेपन्स वगैरह बहुत अच्छे से बना लिए थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप्ड हुआ. थर्ड डेवलपमेंट है हमारा पेस्ट्रोलर पॉपुलेशन इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ. यानी साउथ रीजन में जो पेस्ट्रोलर्स थे उनकी भी आबादी बढ़ी, उनका भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या था कि इस टाइम पीरियड पर जो हमारे हिस्टोरियन थे उन्होंने ये देखा कि न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलिबरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथीज. मेगालिथीज क्या थी, यानी न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल स्टार्ट हो गया था. जब उस टाइम पर क्या होता था कि जब लोग मर जाते थे तो पत्थर के दो बड़े बड़े उनकी जो कब्रें होती थी, इससे पहले इंडस वैली में आप देखे होंगे कि मिट्टी का ऐसे गड्ढा खोदती है और उसमें मतलब लोग को उसमें डाल करके दफन कर दिया. पर इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि लोग जो है बड़े बड़े पत्थर जो होते थे वो इस तरीके से दोनों साइड लगा देते थे और बीच में जो होता था जो मर गया है उसको उसमें लिटा दिया जाता था. तो उसको मेगालिथीज कहते हैं. इसमें इन मैनी केसेस द डेड वर बुरीड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन. इसके अलावा जो मरने वाला जो इंसान होता था उसके साथ उसकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती थी, आयरन्स वगैरह, उनके टूल्स वेपन्स, ये जो भी उसकी चीज़ें होती थी उसके साथ ही उसको भी उसमें डाल दिया जाता था. और इन्हीं टूल्स को जब बाद में हिस्टोरियन ने निकाला तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चला. नेक्स्ट है from the 6th century BC there is a evidence that there were other trends as well. Perhaps the most visible was the emergence early state empires and kingdom. जो next change था हमारा वो ये होने लगा था कि उस टाइम पीरियड में empires बनने लगे थे, state बनने लगे थे, kingdoms बनने लगे थे. यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने देखा होगा तो cities वगैरह थी लेकिन empire जैसा, kingdom जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे राजाओं के बारे में देखेंगे, उनके empires के बारे में, फोर्टिफिकेशन, सब चीज़ों के बारे में भी आपको इसमें देखने को मिलेगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज था उस टाइम पीरियड का. न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट्स. जितने भी इंडिया के छोटे छोटे सब कॉन्टिनेंट्स थे वहाँ पे न्यू टाउन्स वगैरह डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया था. इसके अलावा जो हमारे हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स बाय ड्राइंग द रेंज ऑफ सोर्सेज. यानी जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनको इन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला कि ये सारी चेंजेस और इतने साल पुरानी बातें, तो उनको पता चला इन चीज़ों के बारे में इंस्क्रिप्शन से. उस टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे थे उनसे, टेक्स्ट के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू, विजुअल मटेरियल्स के थ्रू. ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था उन्होंने. इंस्क्रिप्शंस जो होती है जो उस टाइम पर लोग लिखते थे अपने बारे में, राजाओं वगैरह ने लिखवाई थी, सबके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इन सब के थ्रू जो है हमारे हिस्टोरियन को पता चला कि इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिप एंड पियादसी. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, मोस्ट मूवमेंट्स डेवलप्ड इन इंडिया एपिग्राफी टुक प्लेस इन द 1830s में. इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में 1830s में पता चला था. जेम्स प्रिप्स, एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डिस्क्राइब ब्राह्मी एंड खरोष्टी, टू स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्ट एंड कॉइन्स. जेम्स प्रिप्स ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत बड़े एपिग्राफिस्ट थे. इन्होंने हमारी इंडिया की दो स्क्रिप्ट को डिस्क्राइब किया था, ब्राह्मी एंड खरोष्टी. इन दोनों को इन्होंने पढ़ा था. इससे पहले इस स्क्रिप्ट को कोई भी नहीं समझ पाया था, ना ही कोई पढ़ पाया था. ये एक बहुत बड़ी खोज थी जो जेम्स प्रिंस के आने के बाद हुआ इंडिया में. इस अभी तक जो सोने की चिड़िया मानी जाती थी ना इंडिया, उस टाइम पीरियड के बारे में किसी को पता ही नहीं था क्योंकि उन स्क्रिप्ट को कोई पढ़ ही नहीं पाया था. जब 1830s में जेम्स प्रिंस जो थे उन्होंने जब इस लिपि को पढ़ा और समझा और उसे इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तब लोगों को उस टाइम पीरियड के बारे में पता चला था. अच्छा, एपिग्राफ, इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है एपिग्राफी. देखो एपिग्राफी क्या होता है. एपिग्राफी जो वो एपिग्राफी होती है जो हमारी मतलब जो पहले इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स यानी पत्थरों पर और कॉइन्स पर अपने बारे में जो बड़ी बड़ी महान बातें हैं जो भी राजाओं ने किया वो उस पर लिखी जाती थी. और इन इंस्क्रिप्शंस को और कॉइन्स को जो लोग पढ़ते हैं उसे एपिग्राफ्स कहते हैं. तो जेम्स प्रिंस जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे. ये एक बहुत बड़े एपिग्राफ थे और ये 1830s में इंडिया आए थे. आई होप समझ आ गया होगा आपको. चलिए थर्ड जो हमारा टॉपिक है, थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है, थर्ड पॉइंट में
He found the most of these mentioned a king referred to as पियादसी। जब जेम्स फिश ने इस इंस्क्रिप्शंस को और कॉइन्स को जब पढ़ना स्टार्ट करा तो उन्होंने ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में ये देखा कि एक वर्ड है पियादसी जो बहुत बार लिखा हुआ है। किंग को पियादसी बार बार बोला गया। अभी तक पता नहीं चला था कि पियादसी किस किंग को बोला जा रहा है। पियादसी का मतलब है प्लीजेंट टू बीहोल्ड, यानी बहुत अच्छे मुख वाला, दिखने। पियादसी रेफर टू द किंग अशोक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नोन फॉर्म बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा गया तब पता चला कि पियादसी जो बार बार इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स पर यूज़ किए जा रहे हैं ये किसी और के लिए नहीं, ये एक बहुत फेमस राजा, एक बहुत फेमस किंग अशोक को जो है पियादसी के नाम से बार बार बोला जा रहा है, जो बहुत ही ग्रेट, उस टाइम के बहुत ही ग्रेट और फेमस किंग रहे थे। ये इसके बारे में तब पता चला। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री एज यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर यूज्ड इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट कंपोज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डिस्कंस्ट्रक्ट लिंगनेज मेजर डायनेस्टी दैट हैड रूल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। जब ये दोनों स्क्रिप्ट, दोनों लिपि, ब्राह्मी और खोष्टी जब पढ़ी गई और लोगों को तब जाकर के जब पता चला तो जो हमारे यूरोपियन और इंडियन जो भी हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने उस टाइम पीरियड की जो है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता करना स्टार्ट करा, उसको दूसरे और इजी लैंग्वेज में उन लिपियों को कंपोज करा। और उस टाइम के मतलब उनके जो लिंगनेज और डायनेस्टी यानी उनकी जो वंशज थे और उनकी एम्पायर्स किस तरीके से चली, उनकी वंशज ने किस तरीके से राज किया और कौन कौन से हमारे इंडिया के किस सब कॉन्टिनेंट्स पर इन लोगों का सब कुछ मतलब फैला, इन सभी के बारे में पता करना शुरू कर दिया था। स्कॉलर began to shift their focus investigation whether they were connection between political changes and economic social developments। तो यहाँ पे क्या था कि जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अब अपना फोकस, पहले वो सिर्फ पॉलिटिकल, उनकी हिस्ट्री जो राजा वगैरह ने क्या किया वहीं पर ध्यान दे रहे थे, बट अब उन्होंने अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट किया और ये पता करने की कोशिश करी कि देयर इज एनी कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि पॉलिटिकल्स जो पॉलिटिक्स थी उस टाइम की उसका सोशल और इकोनॉमिक्स यानी हम लोगों के साथ कोई कनेक्शन था या नहीं था। द अर्लियर स्टेट्स एंड द 16 महाजनपदास। अर्लियर स्टेट्स यानी अब से हजारों साल पहले जो सबसे पहले स्टेट्स बने जिसकी वजह से इंडिया अभी स्वर्ण युग कहलाता है, वो टाइम पीरियड, और ये कैसे पावरफुल बना, ये 16 महाजनपदास का क्या मतलब है। तो देखिए, महाजनपदास यानी जना मीन्स लोग एंड पदास मीन्स पैर, यानी लोगों के पैर जहाँ जहाँ पड़े वहाँ पर टाउन, सिटी एंड स्टेट्स, बड़े बड़े एम्पायर्स बन गए। तो ये कैसे ये बना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्या है, द 6th century BC इज ऑफन रिगार्ड टू एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्लियर इंडियन हिस्ट्री। अर्लियर इंडियन हिस्ट्री का 6th century BCE ये अर्ली इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस टाइम पर अर्ली स्टेट्स बने, सिटीज़ बनी, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, मतलब आयरन के यूजेस होने स्टार्ट हो गए, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, यानी जब लोगों को आयरन के बारे में पता चला तो उन्होंने कॉइन्स बनाने स्टार्ट करे थे। इसके अलावा दिस टाइम पीरियड इज ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो बहुत बड़े धर्म है उनके थॉट्स और उनके बारे में यही वो टाइम पीरियड था जब लोगों को उनके बारे में भी पता चला। Buddhist and Jainas text mention among other things 16 state known as महाजनपदास। बुद्धिस्ट एंड जो जैन थे उनके टेक्स्ट में हमें इन 16 महाजनपदास के बारे में मिला, मतलब ये बहुत बड़ा सोर्स था जिसके थ्रू हमें इनके बारे में और अच्छे से पता चला। बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उसमें हमें सबसे ज़्यादा द लिस्ट वेरी सम नेम्स सच एज वज्जी, मगध, कौशला, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती, ये बार बार मिले थे। मतलब ये जो 16 महाजनपदास थे, लेकिन ये जो 7 हमारे महाजनपदास है, मगध, कौशला, पंचाल, इनके नाम बार बार इन्होंने अपने टेक्स्ट में लिया है बिकॉज दे आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास। ये बहुत ही पावरफुल महाजनपदास थे उस टाइम पीरियड के। देखिए यहाँ पर भी आपको जनपदास की मीनिंग दे रखी है। जनपदास मीन्स द लैंड वेयर जना मीन्स पीपल एंड पदास मीन्स उनके पैर। सो पीपल फूड्स वर्ड यूज इन बोथ प्राकृतिक एंड संस्कृत दोनों में यूज होते हैं। तो लोगों के फूड जहाँ पर पड़े वहाँ पर सिटीज एंड टाउन बनना स्टार्ट हो गए। अब देखिए इसमें बताया है महाजनपदास किस तरीके से रूल्स करते थे, क्या था महाजनपदास सबके बारे में। तो फर्स्ट जो है इसमें ये बताया है, पहली बात, मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग, सम नोन एज गाना एंड सांगास। There were power shared by number of men and collectively called राजास। तो इसमें क्या बताया, जो महाजनपदास थे उनके कैसे रूल होते थे। तो महाजनपदास में रूल कैसे होते थे, इस तरीके से क्या होता था कि बहुत सारे जो महाजनपदास थे, मतलब 16 जो टोटल महाजनपदास, उसमें बहुत सारे ऐसे महाजनपदास थे, ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर ओनली एक किंग होता था
और उसी का रूल चलता था, उसी के एडमिनिस्ट्रेटर वही सब कुछ करता था, वही सारी चीजें हैंडल करता था। दूसरी चीज होती थी घानास एंड सांघास। तो घाना और सांघास जो होते थे, इसमें क्या होते थे, नंबर ऑफ मैन होते थे, और जितने भी नंबर ऑफ मैन के जो ग्रुप्स होता था उन सभी को राजा कहा जाता था, और वो ग्रुप ही मतलब वो ग्रुप्स को राजा कहते थे, और वो एक ग्रुप की तरह वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाते थे। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में महाजनपदास के बटे हुए थे। किसी स्टेट्स में सिर्फ एक सिंगल राजा है और सारी पावर सिर्फ एक के पास है, और कुछ स्टेट्स में ऐसे होते थे कि ग्रुप ऑफ मैन होते थे, ठीक है, और उसमें जितने भी मैन होते थे वो सभी कलेक्टिवली राजा ही कहलाते थे। हमारे जो दो बहुत बड़े मतलब महावीर और जो बुद्धास थे, इसके बारे में चैप्टर 4 में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी हमारे इन सांघा और घानास के ग्रुप से ही आते हैं, ठीक है। सो राजास प्रोबब्ली कंट्रोल रिसोर्स सच एज द लैंड कलेक्टिवली थ्रू देयर हिस्टोरीज एंड ऑफन डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन सोर्सेज। मतलब देखो, दोनों तरह के राजा होते थे। महाजनपद एक जगह पर सिर्फ किंग रूल करता था, एक तरह पर सांगा और सांगास और घानास के ग्रुप्स होते थे, वो रूल्स करते थे, बट अपना एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग ग्रुप्स में या सिंगल बहुत अच्छे से चलाते थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो महाजनपद है वो किस तरीके से काम करते थे। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसका, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ईच महाजनपदास हैड कैपिटल सिटी। मतलब जितने भी हमारे टोटल 16 महाजनपदास है, तो हर महाजनपदास के पास एक उसका कैपिटल होता था। जैसे कि आज के टाइम पे हर देश का एक कैपिटल है, हर स्टेट का एक कैपिटल है, वैसे ही उस टाइम पर जितने भी महाजनपदास थे उन सभी का एक कैपिटल सिटी हुआ करता था, ठीक है। यही सारी चीजें बहुत चेंजेस थी जो स्कॉलर्स को देखने को मिली कि जो टाइम पीरियड, जो चीज हम आज के टाइम पे कर रहे हैं, ये हजारों साल पहले लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो हर महाजनपदास में एक कैपिटल सिटी होती थी, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड। मतलब हर कैपिटल सिटी होती थी और उस सिटी को चारों तरफ से किलाबंदी करके रखते थे, ठीक है, ताकि दुश्मनों से कोई अटैक्स करे तो उससे उसकी मतलब अच्छे तरीके से मतलब सुरक्षा कर सके, इसलिए। और इन सबको मेंटेन करने में दीज फोर्टिफाइड सिटीज वेल प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपेंट आर्मीज एंड बुकरीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो ये जो सिटीज का जो फोर्टिफिकेशन कराते थे, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे आर्मीज और सिपाही, वेपन्स, ये सब रखे गए थे ताकि उसकी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रख सके। तो 6th century BCE onwards, Brahmas began compose Sanskrit text known as धर्मास्त्र। तो 6th century BC में एक चीज और आई थी, धर्मास्त्र, ठीक है, धर्मास्त्र आई थी, जिसे ब्राह्मण्स ने लिखा था संस्कृत में, और इन्होंने इसमें कुछ नॉर्म्स एंड नॉर्म्स बनाए थे रूलर्स के लिए। जो रूलर्स क्षत्रिय, देखो ब्राह्मण जो हिंदू कैटेगरी, उसके 4 वर्ण होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर सबसे बड़ी जाति जो होती है, सबसे बड़ी कास्ट ब्राह्मण्स की होती है, और दूसरी क्षत्रिय। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनका काम होता है पूजा पाठ, और जो क्षत्रिय हैं उनका काम है लड़ना। तो जो रूलर्स है वो क्षत्रिय बनेगा, तो उनके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे। अच्छा, नॉर्म्स बनाए गए थे, यानी नॉर्म्स बनाए गए थे उसमें जो आइडियली एक्सेप्टेड बाय क्षत्रिय, ठीक है। तो वो क्या क्या थे? फर्स्ट था, रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। जो रूलर्स है उनको टैक्स लेने के लिए कहा गया था, ट्रिब्यूट्स लेने के लिए कहा गया था कल्टिवेटर से, ट्रेडर से और आर्टिसन से, ठीक है। इन लोगों से टैक्स वगैरह एंड गिफ्ट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए बोला गया था। सेकेंड, रेट्स ऑन नेबरिंग स्टेट वर रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। मतलब कि दूसरे जो नेबरिंग स्टेट्स है उनके ऊपर अटैक्स करना, उन जगहों को अपने अंडर लेना, ये सही माना गया था। इसे ये बोला गया था कि ये सही है, दिस इज अ वेल्थी थिंग, ताकि अगर हम किसी नेबर स्टेट पर हम अटैक कर रहे हैं, अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे अपने अंडर लेकर के उसको डेवलप कर सकते हैं, और उसमें जो भी अगर कुछ कमियां हैं तो उसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये सही माना गया था, ठीक है। सेकेंड है, ग्रेजुअली सम स्टेट एक्वायरिंग स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूटरीज। मतलब जो अब इन सब के लिए जो जितने भी एम्पायर्स थे, जो महाजनपदास थे, उन्होंने बड़ी बड़ी आर्मीज रखी, क्योंकि आप अटैक करोगे, अपनी एम्पायर्स को बढ़ाना है आपने, ठीक है। अपनी अटैक्स करो नेबर्स के ऊपर और अपनी एम्पायर्स को बढ़ाओ, अपनी ताकतों को बढ़ाओ, तो उसके लिए आर्मीज भी आपको बड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, उसकी मेंटेनिंग भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो जो महाजनपदास थे वो ये भी करते थे बहुत सारे। वहीं पर दूसरी तरफ जो बहुत से जो दूसरी महाजनपदास थे वो मिलिशिया, ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पर, आप इसे देखेंगे, मिलिशिया, वो इस पर डिपेंड करते थे। मिलिशिया क्या होता है? अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्री। मतलब यहाँ पर लोग जंग करना इनको नहीं पसंद था, वो एज अ मतलब पीजेंट्री, जो आम लोग का जो पूरा ग्रुप होता है, और पीजेंट्स ने जो मतलब खेती बाड़ी करके, कृषि करके जो टैक्स दे दिया कर दिया, उन्हीं पर वो डिपेंडेंट थे। वो आर्मीज नहीं रखते थे, वो जंग नहीं लड़ते थे। तो ऐसे भी महाजनपदास थे, वो इस तरीके से अपनी एम्पायर्स को चला रहे थे।
जो 16 महाजनपदास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, 16 महाजनपदास उस टाइम पर कोई इंडिया ऐसे भारत करके अखंड भारत आज के टाइम पर भी कहा जाता है। तो हमारे अर्ली स्टेट पे बनने वाले जो महाजनपदास है वो ये रहे, यही थे वो। यहाँ पर ये सब पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान सब में मतलब वो फैला हुआ था, बहुत बड़े बड़े पावरफुल स्टेट्स थे। ठीक है, इसमें जो हमारे जो बहुत ज़्यादा जिनके बारे में हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ग्रंथों में मिला है, जो महाजनपदास है वो अवंती हो गया, आपका पांचाल हो गया, कुरु हो गया, मगध। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में हम मगध के बारे में ही बहुत ज्यादा जानने वाले हैं। मगध, कौशला, गांधार। ठीक है, ये वो सारी जगह हैं, ये वो सारे महाजनपदास हैं जिनको बार बार इनका नाम लिया गया है। फर्स्ट अमंग द 16 मगध, जो हमारे 16 महाजनपदास हैं उसमें से जो पहला मगध जो है, इन सभी में से आराम से जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना, जो बहुत जिसके बारे में अब तक पढ़ा जा रहा है, उसकी हिस्ट्री अभी भी निकाली जा रही है, वो हमारा था मगध। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि मगध के बारे में क्यों ये इतना पावरफुल था, क्या हुआ था यहाँ पर। तो हम जो 16 महाजनपदास है उसमें से मगध के बारे में और यहाँ की जो एम्पायर्स रही हैं उनके बारे में ही हम पढ़ने वाले। तो अगर मैं एक क्वेश्चन बनाई हूँ मैं यहाँ पे कि वाई मगध इज पावरफुल, या फिर आप ये भी कह सकते हो वाई मगध हैज व्हाट आर द कॉजेस दैट मगध इज अ वेरी पावरफुल एम्पायर दैट टाइम, कि क्या कॉजेस रहे हैं। तो इसमें हम वो कॉजेस मैं वन बाय वन उसको अंडरलाइन करूंगी, जिससे आपको हेल्पफुल होगा। क्वेश्चंस के थ्रू भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, बिटवीन द 6th and 4th century BCE मगध प्रेजेंट इन डे इन बिहार। तो 16 and 4th century में ये मगध था जो आज के टाइम पर बिहार में है। ठीक है, मगध हमारे इंडिया की कौन सी स्टेट है? बिहार। उस टाइम पर अभी के टाइम का बिहार जो उस टाइम पर मगध कहा जाता था। ठीक है, बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास, ये सभी महाजनपदास में सबसे ज्यादा पावरफुल बना। क्यों? क्या थी, क्या था इसका मतलब, क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों, कैसे बना ये? तो देखिए, फर्स्ट है मगध वॉज रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। मगध जिस जगह पर था वहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होते थे, एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा मास लेवल पे प्रोडक्शन होता था। क्यों? क्योंकि वहां पर गंगा की जो रिवर्स वगैरह है, ट्रिब्यूटरीज, वो सब काफी निकलती थी, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल्स है वो नहीं होती जाती है। तो जो है एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत अच्छा था। दूसरा था आयरन माइंस, जो अभी के टाइम पे बिहार से अलग हो गया झारखंड, उस टाइम पर तो सब साथ में ही थे। तो आयरन माइंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज निकल। ठीक है, तो आयंस जो है वहाँ पर आराम से मिल जाता था लोगों को, जिसकी वजह से इनको टूल्स बनाने में, मतलब एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बनाने में और जंगों में लड़ने के लिए जो वेपन्स और इन सबको बनाने में इनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। इनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहा। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिफेंट इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द आर्मी वर फाउंड फॉरेस्ट इन द रीजन। जो हमारी जो मगध थी वो जिस एरिया में थी उस टाइम पर वहाँ पे जंगल, फॉरेस्ट बहुत, मतलब चारों तरफ से बहुत ज़्यादा था जंगल वगैरह। तो उसकी वजह से उन्हें लकड़ी वगैरह, वुड्स वगैरह जो वेपन्स बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था। इसके अलावा एलिफेंट्स जंगलों में मिलते थे, और उस टाइम पीरियड में, अभी के टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम पीरियड पे एलिफेंट्स और हॉर्सेस जो है आर्मीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। जंगों में वो चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती थी। नेक्स्ट है द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड मीन्स ऑफ चीप कम्युनिकेशन। तो जो हमारा बिहार है, जो मगध था, उसके मतलब गंगा किनारे बसा हुआ है। तो गंगा, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके थ्रू इनकी मतलब गंगा के किनारे रहने का इनका फायदा ये था कि चीप कम्युनिकेशन, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी अगर बिजनेस हो, काम हो, तो बहुत ही आसानी से हो जाया करता था। इन्हें ज़्यादा मतलब भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और मतलब अपने ट्रांसपोर्टेशन ये लोग बहुत आसानी से कर पाते थे। गंगा के किनारे रहने के बहुत सारे इनके पानी फायदे थे। उस टाइम पर जिस जगह पर अगर आपकी सिटी है और अगर उसके नदी के किनारे बसी हुई है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि उन्हें पानी की दिक्कत नहीं होती थी। एग्रीकल्चर वगैरह हर चीज़ के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इनको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से अवेलेबल थी, उनके आसपास ही वो सारी चीज़ें थी, इसीलिए मगध और भी ज़्यादा पावरफुल बना। तो यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स हैं, आप उसे आराम से अपनी कॉपी में वन बाय वन लिख सकते हैं। मगध पीरियड जो रहा है उसमें सबसे पहले जो डायनेस्टी आई है, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड द लास्ट मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल रही। तो इनके जितने भी, इन सभी डायनेस्टी के जो भी रूलर्स रहे थे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनकी जो पॉलिसीज थी, वो काफ़ी हेल्पफुल रही मगध को पावरफुल बनाने में। और इसके बारे में हमारे बुद्धिस्ट और जैन के जो टेक्स्ट है, उन्होंने इन रूलर्स के पॉलिसीज को अपने टेक्स्ट में लिखा है, जहाँ से इस सोर्स से हमें पता चला। सो बुद्धिस्ट एंड Jainas write who wrote about Magad attributary about the policies of the individuals। जो किंग्स थे, कौन कौन से, पहले हर्यक डायनेस्टी बिंबिसार, शिशुनाग डायनेस्टी अजातशत्रु, नंद डायनेस्टी महापद्मनंद एंड मौर्य डायनेस्टी अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी जो राजा रहे थे, देयर मिनिस्टर्स हु हेल्प इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। जिनके मिनिस्टर्स वगैरह ने इन्हें काफ़ी हेल्प करी और ऐसी ऐसी पॉलिसीज बताई, जिसके थ्रू जो हमारा मगध है वो काफ़ी पावरफुल बना।
इनिशियली राजगीर, इनिशियली मतलब सबसे पहले, राजगाह एक वर्ड है प्राकृतिक नेम से, जिसे बिहार में राजगीर भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो मगध था, मगध का जो कैपिटल था वो मगध का कैपिटल राजगाह था, ठीक है। बट उसको बाद में लेटर इन द 4th सेंचुरी जब मगध बहुत ज़्यादा पावरफुल बना तो इसकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया एंड कैपिटल वाज शिफ्ट टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे में पटना। पटना को ही पहले पाटलिपुत्र कहते थे, आज के प्रेजेंट डे में ये पटना है। तो मगध का जो कैपिटल हमने पढ़ा था ना, 16 महाजनपद हर किसी की कैपिटल्स होती थी और उसे चारों से फोर्टिफाई किया जाता था। तो मगध की 2 कैपिटल्स रही सबसे पहले, मतलब स्टार्टिंग दौर में जिस टाइम पर कुछ पता नहीं था, इतना वो डेवलप कुछ नहीं था, तो उस टाइम पे राजगाह नाम का एक जगह है बिहार में जिसे आज के टाइम पे राजगीर नाम से जानते हैं, वो मगध की कैपिटल हुआ करती थी। 4th सेंचुरी में इसे चेंज कर दिया गया, कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया गया, पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये किलाबंदी की गई है एंड यू नो वेल कि ये किलाबंदी किसी भी कैपिटल सिटी में क्यों करा था, जितने भी महाजनपद थे उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर्स बन गए थे, तो उनको बचाने के लिए, उनकी मेंटेनिंग के लिए, सुरक्षा के लिए उन्हें किलाबंदी किया जाता था, ताकि दुश्मनों से खुद को बचा सके, जब जंग हो तो अपने आप को सेफ रख सके। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, 3rd टॉपिक स्टार्ट हुआ है, एन अर्ली एम्पायर। इससे पहले हमने देखा था एन अर्ली स्टेट, जिसमें 16 महाजनपदास थे, सबसे पहले बनने वाला स्टेट्स। अब उसके बाद इन 16 महाजनपदास में सबसे पहला बनने वाला मोस्ट पावरफुल एम्पायर मगध, जिसके हमने ये पढ़ लिए हैं कि क्या क्या, क्यों वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना। अब अर्ली एम्पायर्स में जो सबसे इन अर्ली एम्पायर में जो सबसे ज़्यादा पावर, मगध का जो पावरफुल एम्पायर था उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इज द एमर्जेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। जो मगध का जो ग्रोथ स्टार्ट हुआ वो मतलब शिशुनाग, हर्यक, इस टाइम पीरियड में भी पॉलिसीज अच्छी रही, धीरे धीरे वो थोड़ा पावरफुल बना, लेकिन सबसे जो एम्पायर बना और जब पूरे मतलब इंडिया में फैला वो कब, वो किस टाइम पीरियड पे फैला? मौर्य एम्पायर के टाइम पे, जब मौर्य डायनेस्टी आई। तो चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर, मौर्य एम्पायर के सबसे पहले जो राजा थे जिन्होंने इस मौर्य एम्पायर को मतलब फाउंड किया था, जिसकी नींव रखी थी, वो था चंद्रगुप्त मौर्य 321 BCE में। एक्सटेंड द कंट्रोल, उसके बाद इसका कंट्रोल किसने लिया? जो मतलब इस जो फैला नॉर्थ वेस्ट है, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, यानी नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा पूरा इलाका है, उसके बाद ऊपर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इस पूरे में जो है ये एम्पायर, मौर्य एम्पायर फैला था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन अशोक, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री का सबसे मोस्ट पावरफुल किंग अशोक जो माना जाता है, वो हमारे मौर्य एम्पायर का ही एक रूलर है, ठीक है। तो ये इसके चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। इन्होंने कॉन्कर्ड कलिंगा, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा में है ये। इन सब जगह पर इन लोगों का मतलब काफी अच्छा रूल रहा था। फाइंडिंग अबाउट द मौर्यास, यानी सोर्स नोन अबाउट मौर्यास, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट, जो हिस्टोरियन हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर, दिस इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। तो हिस्टोरियन को कैसे पता चला कौन कौन से सोर्स थे? तो पहला है स्कल्पचर यानी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, पिलर्स जो है मौर्यन राजा वगैरह बनवाते थे, जिसके थ्रू हमें उनके बारे में पता चला। सेकेंड इज contemporary works such as the account of Megasthenes, Greek ambassador of the court of Chandragupta Maurya, which survive in a fragments। Megasthenes एक एम्बेसडर थे, मतलब यहाँ इंडिया घूमने आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत की तरह बहुत लंबे टाइम तक यहाँ रुके थे, और इस एम्पायर के बारे में और उस टाइम पीरियड के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा था। मेगास्थनीज इनकी बुक है इंडिका, उसके थ्रू पता चलता है। दूसरा हमारा है अर्थशास्त्र, पार्ट ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य की लिखी गई अर्थशास्त्र। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का मिनिस्टर था, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में मौर्यन एम्पायर के पॉलिटिक्स, रीजन्स वगैरह सबके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो पहला स्कल्पचर जिसके थ्रू हमें पता चलता है, दूसरा मेगास्थनीज की बुक इंडिका, एंड थर्ड अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य या चाणक्य कुछ भी कह सकते हो उन्होंने लिखा। थर्ड सोर्स है बुद्धिस्ट और जैनिस्ट की पुरानी लिटरेचर जो संस्कृत में लिखी गई, मतलब बुद्धिस्ट और जैन, उन्होंने अपने टेक्स्ट में मौर्यन एम्पायर को और मगध एम्पायर के बारे में लिखा है, उससे भी हमें पता चलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है वो है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका के इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स एंड पिलर आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंग द मोस्ट वैल्यूबल सोर्स। ये सबसे ज़्यादा फेमस और वैल्यूबल सोर्सेस रहे हैं जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पिलर्स पर, जो उन्होंने अपने बारे में, धम्म के बारे में जो सारी बातें लिखवाई हैं अच्छे खासे स्टोन्स पर, पिलर्स पर। तो उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी, और उसी को जेम्स प्रिंस ने 1830s में फाइंड आउट किया था, और वहीं से हमें पता चला मौर्यन और मगध एम्पायर्स के बारे में, और 1000 साल पहले एक अर्ली एम्पायर हुआ करता था। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु
inscribed his message to his subject and official on stone and surface। जो अशोक है ये पहला ऐसा राजा था जिन्होंने अपने चीज़ों के बारे में, अपने रूल्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब सरफेस पर, स्टोन्स पर, पिलर्स पर लिखवाया था। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। इन्होंने बहुत ही नेचुरल और पॉलिश्ड पिलर्स को यूज़ किया था अपनी मैसेजेस लिखवा करके। दूर जितने भी जगह जगह पर राजा वगैरह थे, लोग थे, उन सब तक अपने मैसेजेस पहुंचाए थे। जो अशोका है वो उन्होंने बुद्धिस्ट और जैनास के जो धर्म है उसे अपना लिया था और उसे बहुत मानते थे, और उसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने अपनी एक अशोका ने धम्म की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट इज़ धम्मा? धम्मा क्या होता है? तो देखिए, ही यूज टू इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी। मतलब धम्मा क्या होता है? दिस इंक्लूड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर, जेनोसाइड टूवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ। धम्मा जो होते थे, पत्थरों पर जो उन्होंने अपने मैसेजेस लिखवाए थे, उसमें ये होता था कि मतलब जो बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनकी क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, छोटों की इज्जत करनी है, प्यार करना है। इवन उन्होंने ये भी बोला था कि ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, मतलब जो हमारे स्लेव्स हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उन सबको भी बहुत ही रिस्पेक्ट देनी है, उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। और उन्होंने ये बताया था अपने धर्म में कि रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस एंड ट्रेडिशन अदर वन, मतलब दूसरों के धर्म, मतलब आप जिस धर्म में हो उसकी रिस्पेक्ट आप करते हो, उसकी वैल्यू करते हो, बट इसके अलावा जो दूसरे के जो धर्म है उनके धर्म की भी आप रिस्पेक्ट करो, उसकी भी इज्जत करो। तो धम्म जो था यही था। यहाँ से लेकर के आप धम्म के बारे में पूरा मतलब आंसर लिख सकते हैं 1 by 1। मैंने इसको अंडरलाइन और हाईलाइटेड दोनों करा है कि धम्म क्या था। धम्म में इन्होंने यही मैसेजेस लिखवाए थे और जगह जगह पर लोगों को भिजवाया था कि बड़ों की इज्जत करनी है, अच्छे से उन्हें रिस्पेक्ट देना है, ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है, और जो हमारे गुलाम है, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको प्यार देना है, छोटों से प्यार करना है, दूसरे धर्म की इज्जत करनी है, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। सोर्स नोन अबाउट द मौर्यास, कि मौर्य के बारे में जानने के क्या क्या सोर्सेस हैं, एंड सेकंड व्हाट इज़ धम्म। धम्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने देखा है। ये जो धम्म थे, जो इसकी जो मैसेजेस थी वो पिलर्स पर और रॉक्स पर जो लिखवाई गई, यहाँ आप मैप में देख सकते हो कि कैसे पूरे इंडिया, इवन इंडिया से बाहर भी इन्होंने अपने इन मैसेजेस को, धम्म के मैसेजेस को जो है सम्राट अशोक ने भिजवाया था। जो ट्रायंगल में है वो मेजर, जो ट्रायंगल्स में है वो मेजर रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर। स्क्वायर शेप में जितने भी हैं वो माइनर, छोटे छोटे में हैं, और जो सर्कल्स में है आपके से सांची ये वाला, तो वो है हमारे पिलर्स हैं। ठीक है। सो आई होप ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको इसमें समझ आया होगा सब कुछ, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।